नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम के लिए जो हम 35 क्लास की सीरीज देख रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 11 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 10 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे। ये बेस्ट तरीका होती है पढ़ने का कि कोई भी चीज़ आप देखें, समझें और फिर उसको रिवाइज किए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले आप सभी लोगों को गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली ये 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था और जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया भी था कि मैं भी तीर्थ स्थल गया था, है ना, शिरडी और जो है शनि देव के यहाँ गया था। तो मुझे आज ही फुर्सत हुआ तो आप लोगों के सामने आ जाए हूँ, तो आज ही बधाई दे रहा हूँ, कृपया एक्सेप्ट करें। चलिए शुरू करता हूँ आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए भी आप व्हाट्सएप पे जाएंगे और वहाँ से आप जो है कंटेंट को एक छोटी सी फ़ी अदा करके बाय कर लेंगे। कंटेंट अवेलेबल है एसएससी के विभिन्न एग्जाम, चाहे तो आपके एमटीएस का एग्जाम देना हो जो एसएससी की सबसे लोअर मानी जाती है, या फिर अगर आपका सीजीएल का मेंस देना हो, सभी चीज़ों की इलाज है हमारे पास। और मैं हमेशा कहते आया हूँ कि पूरे लाइब्रेरी भी पढ़ लोगे और रिलेटेड नहीं होगा तो कोई काम के नहीं आपके लिए। पढ़िए उतना ही जितना में आपकी काम बन जाए। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो काम की चीज़ पढ़ना पड़ेगा, उसी पे काम करते आया हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। रेलवे इत्यादि का भी कंटेंट अवेलेबल है, दिल्ली पुलिस वगैरह का भी, जिनको जैसा रिक्वायरमेंट है ले सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। अटल इनोवेशन मिशन की जो शुरुआत है ये 2016 में हुआ था, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2500 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना करे जाएंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही होता है, तो उपयुक्त दोनों कथन राइट है। देखिए, ये 2.0 जो होता है कोई भी चीज़ का कब होता है, जब पहली पीरियड सकुशल समाप्त कर लिया गया है। पहली तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा लोकप्रियता के चलते इसकी कार्यकाल को एक अगले 5 ईयर या फिर कुछ सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं, या फिर अगर पहले टर्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो कुछ योजना की जो है कार्य अवधि को बढ़ा दिया जाता है और उसको 2.0 नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वाले 2.0 हमारा चैनल, ठीक है, तो ऐसे ही। तो यहाँ पे जो अटल इनोवेशन मिशन है ये 2016 में हुआ था। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 ही बाद में हुआ था, और दोनों जो स्टेटमेंट है राइट है कि भाई 2.0 के तहत जो है 2500 अटल टिंकरिंग लैब जो पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर के कई सारे क्षेत्रों में एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट राइट होता है आपका। अब आता है कि ये अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किसने किया, तो आप कहेंगे 2016 में नीति आयोग के द्वारा किया गया था। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 2015 में होती है। एक्चुअली ये रिप्लेसमेंट है किसकी, जो है योजना आयोग की, जो है ये रिप्लेसमेंट है आपका नीति आयोग, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आई थी 1950 में। योजना आयोग का जो मुख्य काम क्या था, योजना को बनाना। कितने योजना बनाए योजना आयोग, तो कहेंगे 12 योजना बनाए। आखिरी 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था, तो 2012 से 2017 रखा गया था। और जो नीति आयोग है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी आपसे पूछता है ना, संघवाद को बढ़ावा देना। किसका, संघवाद को बढ़ावा देना। संघवाद को बढ़ावा देना आप कह सकते हो, नवाचार को बढ़ावा देना ये भी आप कह सकते हो। इसके उद्देश्य में नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है भाई, तो ये नीति आयोग का उद्देश्य है। अब लौट आते हैं इस पॉइंट पे। इसके प्रमुख उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। यहाँ पे ये लाइन जो है ये अटल इनोवेशन मिशन के लिए है कि भाई 2016 में नीति आयोग के द्वारा एस्टेब्लिश किया, मतलब शुरू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है,
अटल इनोवेशन मिशन के विभिन्न पहलू इस प्रकार है, इसमें कई पहलू पे ध्यान दिया जाता है। इसके तहत अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल स्तर पे बच्चों में नवाचार की सोच विकसित करने के लिए है। तो डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जाता है कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो ATL है, अटल टिंकरिंग लैब है, वो किस पे कार्य करता है? तो आप कहेंगे ये जो है नवाचार की सोच को विकसित करने के लिए स्कूल स्तर पे कार्य करता है। अटल इनोवेशन सेंटर्स AIC स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए समर्थन के लिए, यानी ये बिजनेस व्यापार के लिए आपका अटल इनोवेशन सेंटर है। अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टूडेंट के लिए कार्य करता है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज सामाजिक और औद्योगिक समस्याओं के समाधान हेतु नवाचार को प्रोत्साहन देता है। तो ये इनके ये जो जितने भी आप पहलू यहाँ पे पॉइंट के रूप में देख रहे हैं, ये सभी जो है अटल इनोवेशन मिशन के तहत इस सबको जो है संचालित किया जाता है। अगला है मेंटर इंडिया कैंपेन, ये भी इसी की पहलू है। छात्रों और स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने के लिए अनुभवी पेशेवरों को जोड़ना। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की शुरुआत 2024 में हुआ था और जो सीधा सीधा अटल इनोवेशन मिशन है उसकी शुरुआत 2016 में हुआ था। यह 31 मार्च 2028 तक अनवरत रूप से चलती रहेगी, यानी 24 से 28 तक जो है ये चलती रहेगी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। चूंकि ये भी नाम अटल से मिलता जुलता है तो इसी में आपको मिक्स नहीं कर देना है, ये पेंशन वाला योजना है, ठीक है। इस योजना में लाभार्थी की उम्र जो है एज फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो 18 से 40 वर्ष बताइएगा अटल पेंशन योजना में। और न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपया है और अधिकतम पेंशन की राशि 5000 रुपया है। अब 1000 और 5000 किसको मिलेगा? तो जो आप अंशदान करेंगे उस आधार पे आपकी पेंशन तय होती है। तो कम से कम आपको मिनिमम 1K मिलेगा और मैक्सिमम 5K मिलेगा आपके अंशदान के आधार पे। अटल पेंशन योजना शुरुआत होती है सर 2015 में और इसमें जो एज फैक्टर है ये रखी गई है 18 से 40 वर्ष, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करके मैंने एक और नोट लिखा है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। स्वावलंबन पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2010 में किया गया था। इसमें लाभार्थी की उम्र 18 से 60 वर्ष रखी गई थी, ठीक है, स्वावलंबन पेंशन योजना। तो इसे भी ध्यान रखना है क्योंकि बाद में इसे ही रिप्लेस किया गया था। अब यहाँ पे हमारे कुछ जो है प्रोडक्ट है, ये SSC के लिए टॉपर्स चॉइस आपके न्यू वेंडर एडुकेटिव के स्टाइल में ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, वीडियो सोल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ये मार्क बूस्टर पैरासीटामोल 2 के नाम से आया था, जिनको मार्क बढ़ाना है ले सकते हैं। ये परीक्षा दर्पण और रेलवे वाले, यानी 2 सीरीज रेलवे की भी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिनको जैसा ज़रूरत है ले सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस PSU कंपनी को वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया था? सर 2010 का ही क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई इसके पीछे रीजन है, सोच रखो एग्जामिनर वाली, क्योंकि 2010 में ही सबसे पहले महारत्न वाला जो दर्जा मिला था वो एक साथ कई कंपनियों को दिया गया था। तो इसमें मैंने जो 4 ऑप्शन रखे हैं इनमें एक ऑप्शन नहीं था, तो आपको वही सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहले ऑप्शन में है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दूसरे ऑप्शन में है ONGC, तीसरे ऑप्शन में है NTPC और चौथे ऑप्शन में है आपका वेल। तो इसमें से चारों में से जो वेल है, वेल को 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं दिया गया था। बाद बाकी ONGC है ना, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये चारों को जो है तीनों के तीनों को दिया गया था, लेकिन वेल को नहीं दिया गया था। वेल को बाद में मिला था, महारत्न का दर्जा 2010 में शुरुआती दिनों में नहीं मिला था। तो इसलिए वेल आपका आंसर हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम PSU महारत्न का दर्जा वर्ष 2010 में एक साथ 4 कंपनियों को दिया गया था। ये 4 कंपनी आपके NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC, यहाँ पे NTPC 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, तो इसे दिया गया था, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल NTPC, ONGC और NTPC 2 बार लिखा गया है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यहाँ पे लिखना चाहिए एक्चुअली, है ना, जो मैंने आपको ऑप्शन में बता दिया हूँ तो वहाँ से आप कर लेंगे, ठीक है। और भेल के जगह पे ना सेल को जोड़ लीजिएगा, यही 4 को कंपनी को 2010 में मिला था भैया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, NTPC और इस भेल के जगह पे सेल कर लीजिएगा। उन चारों को जो है 2010 में मिला था एक साथ महारत्न का दर्जा। भेल को महारत्न का दर्जा तो मिला है लेकिन इन्हें 2013 में दिया गया है। अंतिम महारत्न का दर्जा प्राप्त जो कंपनी है ये है आपका हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्हें जो है महारत्न का
दर्जा 2024 में दिया गया है और ये भारत की 14वीं महारत्न कंपनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान समय में महारत्न कंपनी कितने हैं इंडिया में, तो आप कहेंगे 14 कंपनियां हैं। ठीक है, क्या रिलायंस की जो कंपनी है उसको महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, ये निजी कंपनियों को नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की फैसिलिटी जो है निजी कंपनियों के लिए अवेलेबल नहीं है ना। ये सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू होना चाहिए, न कि किसी निजी सेक्टर के। इनके अलावा महारत्न कंपनी की 500 करोड़ तक की निवेश की अनुमति होती है, जबकि नवरत्न कंपनी के लिए 100 करोड़ तक की निवेश की जो है अनुमति होती है। अब इस बात से एक चीज पुष्टि होती है कि कोई भी बंदा या फिर कोई भी कंपनी पहले 100 करोड़ की मुकाम हासिल करेगा, तब 500 करोड़ की मुकाम हासिल करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बात याद रखना है कि अगर किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करना है या उसके लिए जो है एप्लीकेबल के लिस्ट में अगर आना चाहे कोई कंपनी, तो उनके लिए सबसे पहले वो जरूरी है कि वह नवरत्न कंपनी रह चुका हो। इस बात को मैंने कहीं एक बार और लफ्ज के थ्रू बताया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो 14 महारत्न कंपनी है ये आपके सामने हैं। ONGC, IOC, सेल और NTPC, ये चारों के चारों 2010 में आए थे। ठीक है, इनके अलावा गेल, भेल, HPCL, BPCL, CPCL, NMLC कोल इंडिया लिमिटेड, इनके अलावा PG पावर ग्रिड वाला, फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सभी के सभी जो कंपनियां हैं, यानी 14 कंपनियां हैं, ये आपके क्या है, महारत्न कंपनी है। रेल वार्षिकी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार देश में कितने किलोमीटर नई लाइनें बिछाई गई है? न्यू कर लेना, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मैं सही करके PDF दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे एक रेल वार्षिकी रिपोर्ट होता है, वो बताता है कि साल भर में हमने क्या क्या किया, कहाँ से कितना इनकम किया, कहाँ कितना खर्च किया, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन किया, कितना नया लाइन बिछाया। अब ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके SSC हर बार पूछता आया है और पूछता रहेगा, क्योंकि भाई देश की बहुत बड़ी जो है संस्था है रेलवे, बहुत आदमी को जो है रोजी रोटी का जुगाड़ है, मेरा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2806 किलोमीटर नई लाइन का जो है विस्तार किए इस वित्तीय ईयर 2023-24 में इंडियन रेलवे के द्वारा, है ना। इसके अलावा रेल वार्षिकी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार देश में कुल 2244 किलोमीटर डबल लाइन का कार्य किया गया, यानी जहाँ पे एकहरी लाइन था उसे दोहरीकरण किया गया। शुद्ध रेलवे की भाषा है ये, एकहरी लाइन, दोहरी लाइन। ठीक है, तो जहाँ सिंगल लाइन था उसे डबल लाइन कर दिया गया। देश में कुल 4644 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इलेक्ट्रिफिकेशन आई होप आप जानते होंगे, जो ओवरहेड वायर से चलती है, OHE वायर से चलती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन के थ्रू आपको सफर करवाया जाता है, उस एरिया को RE एरिया कहा जाता है, या फिर उसे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड एरिया है। ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य नहीं हुआ रहता है वहाँ पे डीजल इंजन चलती है ना। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों आंकड़े जरूर याद रखें, है ना। और ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दिया ना तो 100 में से मात्र 5 बच्चे ही जो है बना सकते हैं, प्लस माइनस 1 कर देता हूँ, 5-6 बच्चे बना सकते हैं। उस 5-6 में अगर आप शामिल हो तो सोचिए कितना मजा आ जाएगा, कितने को आप पीछे कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बात जरूर ध्यान रखा कीजिए। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में डलहौजी के समय में हुआ था और पहली पैसेंजर गाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करी रही। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत 3 फरवरी 1925 को हुआ था और 3 फरवरी 2025 को इन्होंने जो है क्या हुआ है, 100वां वर्षगांठ मनाया है। ये भी बात ध्यान रखना है। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने रेलवे डिवीजन हैं? तो आप कहेंगे 69 रेलवे डिवीजन हैं। अंतिम तथा सबसे नवीन रेलवे डिवीजन जम्मू डिवीजन है। जो भी रेलवे एम्प्लॉय है उनको HRMS ID में एक एक मैसेज बिलिंग कर रहा होगा। क्या आप जम्मू डिवीजन में जाना चाहते हैं तो आवेदन करें, स्वेच्छा से पूछा है भारतीय रेल के जो है के विभाग ने, है ना। तो जम्मू डिवीजन सबसे न्यू क्रिएट किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये डिवीजन किस रेलवे के अंतर्गत आएगी, तो आप कहना ये नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आती है, उत्तर रेलवे के अंतर्गत आएगी जम्मू डिवीजन, जो देश का 69वां डिवीजन बनेगा। ठीक है, वर्तमान समय तक भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो मेट्रो सहित 19 रेलवे जोन हैं। अंतिम रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे
जोन है जिसकी मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। और इसका निर्माण 2019 में हुआ था। ये जोन जो है लास्ट वाला 19वां, ये 2019 में बना था। इसके बाद कोई जोन नहीं बना है। लेकिन जो डिवीज़न है ये सबसे हालिया जो है ये आपका बना है 2024 में, जम्मू डिवीज़न। अब जोन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, आइए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। जोन को ना एक राज्य के जैसा मानिए। ठीक है, जोन को एक राज्य के जैसा मानिए और डिवीज़न को एक डिस्ट्रिक्ट के जैसा मानिए। तो एक राज्य के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वैसे ही भारतीय रेल में 19 जोन हैं और इसके 69 अपने डिस्ट्रिक्ट है, यानी 19 स्टेट हो गए और 69 जो है इनमें डिस्ट्रिक्ट हो गए पूरा मिला के। अब समझ में आया। अब इसमें थोड़ी सी फ़र्क है। जैसे भारतीय रेलवे में जो जोन लेवल होता है वहाँ का मुखिया जीएम होता है, जनरल मैनेजर होता है, और जो डिवीज़न लेवल पे होता है वहाँ का मुखिया डीआरएम होता है, डिविजनल रेल मैनेजर। ठीक है भाई, है ना। इसका मतलब कि एक जोन में एक ही जीएम होता होगा। इट मीन्स पूरे इंडिया में मात्र 19 जीएम जो होगा प्रेजेंट में होते होंगे, 19 जीएम साधारण अवस्था में, अगर एक्सटर्नल कहीं जो है अपॉइंट नहीं किया गया विशेष कथन चला करके, क्योंकि कई सारे नियम होते हैं जो भौगोलिक स्थिति के तहत बदल जाती है ना। तो वो सब ध्यान में नहीं रखा जाए तो मात्र 19 जीएम होंगे इंडिया में। ठीक है, और डीआरएम एक जोन में जितने डिवीज़न हैं उतने डीआरएम होंगे। नेक्स्ट, शतरंज का कौन सा गोटी केवल अपने सामने वाले खाने में ही आगे बढ़ सकता है परंतु किसी गोटी को तिरछे काटते हैं। ठीक है, आपने शतरंज का घर देखा होगा, इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शतरंज का कौन सा ऐसा गोटी है जो चलता तो अपने सामने वाले खाना में है ऐसे, लेकिन काटने के लिए हमेशा तिरछा जो है चाल चलता है। तो ये है आपका प्यादा। शतरंज में जो गोटियों की संख्या होती है सबसे ज़्यादा प्यादा की संख्या ही होती है। दोनों पक्ष को मिला दो तो 16 प्यादा होता है, यानी एक पक्ष में 8 प्यादा होते हैं। ठीक है, तो प्यादा चलता तो सीधा है ना। और कोई भी शतरंज का गेम हमेशा प्यादा से ही स्टार्ट होता है चलना, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये तो फिक्स नहीं कि सफ़ेद वाला चलेगा कि काला वाला चलेगा, लेकिन जो प्यादा है उसी से स्टार्ट होता है शतरंज का गेम। और एक पक्ष में 8 प्यादा, मतलब दोनों पक्ष मिला के 16 प्यादा की संख्या होती है। इसकी चाल तो सीधे चलती है लेकिन काटने के लिए तिरछी चाल चलती है। शतरंज का खेल 64 खाने वाले वर्गाकार बोर्ड पे खेला जाता है। यह साधारण अवस्था में 2 कलर में बटे होते हैं, सफ़ेद तथा काला। आधा बॉक्स सफ़ेद रहेगा और आधा बॉक्स जो है काला रहता है। शतरंज में इस्तेमाल होने वाली गोटी एक पक्ष में 8 प्यादा होते हैं, एक राजा होती है, एक रानी होती है, 2 ऊंट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं और 2 हाथी होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक पक्ष में 16 गोटी होती है और उतने ही गोटी दूसरे पक्ष में होते हैं। इसमें जो है टोटल खेल में दोनों पक्ष मिला के 32 गोटियां होती है और दोनों पक्ष मिला के 64 घर होते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा अब इन सब गोटियों की चाल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता आ रहा है और आते रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सब चीज़ से अगर कंपैरिजन किया जाए पूरे जितने भी खेल है, मुझे लगता है सबसे अच्छा हम शतरंज में ही कर रहे हैं। ठीक है, ऊंट, इसे विषभ भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण गोटी होती है जो हमेशा क्रॉस चलता है, एक्स शेप में चलता है। इस जो है ना, ये हमेशा जो है क्रॉस चलने का काम करेगा, ऐसे चलेगा, एक्स शेप में चलता है। कौन? आपका ऊंट, जिसे विषभ भी कहते हैं। घोड़ा, घोड़ा को अपन नाइट भी कहेंगे, है ना, घोड़ा को नाइट भी कहेंगे। यह शतरंज का एकमात्र गोटी है जो किसी दूसरे गोटी के ऊपर से उड़ के भी चल सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने कुछ घर बना दिया है शतरंज का, यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे आपका घोड़ा बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई अन्य गोटी बैठा हुआ है। तो घोड़ा जो है ना, इसको लांग के भी चल सकता है, इसको लांग के भी चल सकता है।
यहाँ आके रुकेगा, क्योंकि घोड़ा की जो चाल का शेप होता है ये एल के जैसा होता है, एल के जैसा होता है, और ये किसी भी दिशा में चल सकता है लेकिन एल के जैसा ही चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे घोड़ा था तो 2 घर नीचे 1 घर फिर दाएं, मतलब कैसे भी ये चलेगा ना तो एल के जैसा ही चलेगा। अब यहाँ पे इसको चलना है 1 घर नीचे तो 2 घर आगे फिर भी एल, यहाँ पे अगर 2 घर नीचे तो 1 घर फिर, ऐसा माना इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी करेंगे तो इसकी जो अंतिम जहाँ से चलेगा और जहाँ रुकेगा उसको मिलाएंगे तो अंग्रेजी के एल के जैसा बनेगा। शतरंज को मैंने अलग से 26 मिनट की एक वीडियो में कवर किया है जहाँ पे आपको मैंने इमेज के साथ चलाना सिखाया है। जिन बच्चे को दिक्कत है आप लोग जाके टॉपिक वाइज वाले सेक्शन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हाथी। हाथी जो है इसे रुक भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण गोटी होती है, इसकी चाल हमेशा प्लस के शेप में होती है। एग्जामिनर आपको इसी वे में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस गोटी की चाल जो है क्रॉस रूप में होती है। आप कहना ऊंट का होता है। कौन सी गोटी की चाल एल शेप में होता है तो कहना घोड़ा का होता है। किसका चाल आपका जो है प्लस के जैसा होता है तो हाथी का होता है। ऐसा आप जो है बताना है। शतरंज खेल की उत्पत्ति भारत में ही 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था और इसे पहले चतुरंग कहा जाता था। शतरंज खेल के वर्तमान समय में दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन है ना। भाई का मुस्कान काफ़ी अनूठा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी क्यूट है ना। ये जो है शतरंज की दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी है। शतरंज की दुनिया में नंबर 1 महिला खिलाड़ी वर्तमान समय में हाउ यफान है, जो आपके कहाँ के हैं, चाइना के हैं। शतरंज विश्व चैंपियनशिप के वर्तमान विजेता और सबसे कम उम्र के विजेता डी गुकेश हैं, है ना, डी गुकेश हैं, है ना। इन्हें भी ध्यान रखना है, जिन्होंने 2024 में डिंग लीरेन को, यानी इससे पहले वाले शतरंज वर्ल्ड कप के विजेता को हराया था, है ना। गुकेश जो है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है इस प्रतियोगिता को जीतने वाले। फीडे महिला विश्व कप जो जुलाई 2025 में जॉर्जिया के बटुमी में संपन्न हुआ, जहां फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ी अनुभवी कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख दोनों पहुंची और यहाँ पे दिव्या देशमुख को जो है जीत हासिल हुई। और इस प्रकार से दिव्या देशमुख, है ना, दिव्या देशमुख जो है महिला विश्व कप शतरंज वाला जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ये बात भी ध्यान रख लेना, शतरंज महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और ये दिव्या देशमुख भारत के 88वें ग्रैंड मास्टर भी बन चुकी हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्रमुख त्यौहार तथा उनसे संबंधित राज्य में किसका मिलान गलत है। आपको संबंधित त्यौहार बताना है और उससे जो है रिलेटेड राज्य बताना है और उसमें जो गलत है वो छांटना है। अटला तड्डी, क्या ये आंध्र प्रदेश में होती है? जी होती है। एट्टनमूर महोत्सव, क्या ये तमिलनाडु में होता है? नो बंधु, ये तमिलनाडु का नहीं है। तिरुवथूर महोत्सव ये केरल में होती है। गौरी महोत्सव ये कर्नाटक में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मिसमैच करके दिया गया है और जो मिसमैच है वही हमारा काम का है, यानी आंसर है। एट्टनमूर महोत्सव ये भी केरल का एक प्रमुख महोत्सव है। केरल के अन्य प्रमुख त्योहार या महोत्सव में आएंगे तो थैयम, मकर ज्योति। मकर ज्योति को अपन मकर बिलक्कू भी कहते हैं ना, मकर ज्योति को ही मकर बिलक्कू भी कहते हैं, जो मकर संक्रांति के समय केरल में मनाया जाता है। केरल में तिरुवतीरा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान भोले शंकर को समर्पित है। यह त्योहार महिलाओं के द्वारा 7 दिनों तक मनाया जाता है। कौन सा? तिरुवतीरा महोत्सव। तिरुवतीरा महोत्सव कहाँ पे? केरला के अंदर। कर्नाटक के कुछ अन्य त्योहार में आएंगे तो आपको करगा उत्सव, ये 10 दिनों तक चलती है आपका करागा उत्सव। कंबाला महोत्सव आपने कंतारा मूवी में देखा होगा, कीचड़ में जो है भैंसों को दौड़ाया जाता है ना। इसके अलावा हम्पी महोत्सव, यह इसे विजय महोत्सव भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रख लेना। जैसे हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार है ना, उसी पर बथुकम्मा को फूलों का त्योहार, वैसे ही हम्पी महोत्सव को जो है विजय उत्सव कहा जाता है, इसे ध्यान रखना। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि हम्पी का खंडहर कहाँ है, तो आप कहेंगे ये कर्नाटक में है। ठीक है, इस उत्सव 3 दिनों तक चलता है। ये जो आपका
हम्पी उत्सव है ना, ये आपके 3 दिनों तक चलने वाली है। खासकर विरूपाक्ष मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। गौरी महोत्सव, मैसूर दशहरा, बैरामुडी महोत्सव, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे हो जाएंगे, कर्नाटक के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों में हम देखते हैं विशाखा उत्सव जो 4 दिनों तक चलती है। लुम्बिनी महोत्सव, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए त्योहार हैं जो सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं तेलंगाना के कुछ पार्ट में भी मनाया जाता है। इसके अलावा जो लुम्बिनी महोत्सव है ये दिसंबर महीने में 3 दिनों तक चलती है। डेक्कन महोत्सव ये 5 दिनों तक चलती है। ब्रह्मोत्सव महोत्सव आंध्र प्रदेश में नव वर्ष का प्रमुख उगादि इत्यादि प्रमुख है। उगादि जो है ये सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं, ये भी तमिलनाडु में भी मनाया जाता, सॉरी तेलंगाना में, माफ़ कीजिए, तेलंगाना में। और ये नव वर्ष है, नव वर्ष। अगर आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में नहीं है, तेलंगाना भी ऑप्शन में नहीं है और आपका जो है उगादि पूछ दिया है गुरु, तो कर्नाटक आंसर करना, तब उस केस में कर्नाटक आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में असम सरकार के द्वारा पूर्व राज्यसभा सदस्य तथा प्रसिद्ध नृत्यांगना है ना सोनल मानसिंह को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इसलिए असम सरकार की बात कर रहे हैं तो असम सरकार जो अवार्ड देते होंगे वही मिला होगा। तो यहाँ पे श्रीमंत शंकर देव अवार्ड है। आपको क्या लगा असम वैभव? नहीं जी, तब तो मैं पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि वो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। हालांकि पॉइंट में पढ़ाऊंगा लेकिन मेन क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो ये श्रीमंत शंकर देव अवार्ड है जो किन्हें दिया गया है, सोनल मानसिंह जी को दिया गया है। सोनल मानसिंह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुकी है और जो है बहुत ही पॉपुलर नृत्य गुरु भी हैं। आइए जानते हैं। जून 2025 में सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकर देव अवार्ड से असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा सम्मानित किया गया है ना। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम तथा ओडिसी दोनों के प्रमुख नृत्यांगना और गुरुजी हैं, क्योंकि उनमें जो है विशेष समझ रखती है। वर्ष 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की जो है नृत्यांगना बनी थी सोनल मानसिंह, ये बात भी ध्यान रख लेना। 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली महिला नर्तकी बनी थी। इन्हें भी ध्यान रख लेना। यहाँ से 2 क्वेश्चन सोनल मानसिंह जी के जो है लिहाज से, और ये क्वेश्चन के आंसर जल्दी ना बदलने वाला। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम ओडिसी करती है, ये तो इनके फील्ड हो गए है ना। 1992 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ इनको और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो कला के सेक्टर से जुड़े थे और पद्म भूषण पाए थे। 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ और ये पहली महिला नर्तकी बनी थी। इट मीन्स इससे पहले किसी भी महिला नर्तकी को जो है पद्म विभूषण नहीं मिला होगा 2003 से पहले। इसके अलावा सोनल मानसिंह, कुंडल मानसिंह लिखा गया। क्या भाई, क्या क्या न जाने कौन सी नशा करता है। ये देखो सोनल मानसिंह, ठीक है। वर्ष 2018 से 24 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं बीजेपी के तरफ से। असम के प्रमुख सत्रिय नृत्य के संस्थापक वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है और इन्हीं के नाम पे अवार्ड भी जो है असम सरकार के द्वारा दिया जाता है। असम सरकार का सर्वोच्च सम्मान का नाम है असम वैभव। असम वैभव जो है आपके 3-4 साल की याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे मैच करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। तो असम वैभव 21 के लिए रतन टाटा साहब को मिले थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 2022 में तपन सैकिया जी को मिले थे, एक प्रकार के डॉक्टर हैं। 2023 के रंजन गोगोई साहब को मिले थे, भूतपूर्व CGI इंडिया का। और 2024 के लिए राणा प्रसाद कलिता को दिया गया है। तो ये पिछले 4 वर्षों का हमने आपको जो है असम वैभव के बारे में ब्यौरा दिया है। यह असम सरकार की सबसे बड़ी सम्मान है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान 2023 मणिपुरी नृत्य गुरु कलावती देवी को दिया गया। सितार वादक पंडित अरविंद पारेख को दिया गया। रंग क्रम के क्षेत्र में मैसूर के रघुपति भट्ट को तथा रुद्र प्रसाद सेन को दिया गया है। देखिए जो मध्य प्रदेश के जो कालिदास सम्मान है वो 4 सेक्टर में दिया जाता है, नृत्य में, संगीत में, है ना, नृत्य में,
संगीत में, रंग क्रम में और लोक कला में। इस प्रकार से जो है आपका दिया जाता है ना। तो यहाँ पे चारों जो है विनर के नाम 2023 के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। 24 वाला अगर मिल जाएगा तो बता दूंगा, ठीक है भाई। कालिदास सम्मान कौन राज्य देता है ये भी पूछा जाता है, तो आप कहेंगे एमपी देता है। तानसेन सम्मान भी एमपी देते हैं और कालिदास सम्मान भी एमपी देते हैं। लता मंगेशकर अवार्ड भी एमपी देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि लता मंगेशकर अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार का तानसेन सम्मान 2023 तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है। वीवीआई कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ से इनके अवार्ड नहीं पूछ दिए, स्वपन चौधरी किससे संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। और पंडित पीछे लगा दोगे तो पक्का आप शास्त्रीय नृत्य मार दोगे, शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मार दोगे। लेकिन ऐसा गलती करना नहीं है, पढ़ के जाओ ना, क्यों होगा गलती। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब किया था, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये 1831 में आए थे भाई, है ना, 1831 में आए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित कुछ उपकरण जैसे मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर इत्यादि है। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज करा और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। ये परमाणु के 3 मौलिक में से एक है। इनके अलावा राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी 2025? सर्विसेज टीम या सेना टीम? सर्विसेज या सेना की टीम ने 38वीं ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक, जिसमें 68 स्वर्ण थे, 26 रजत और 27 कांस्य थे। इन्हीं इतने पदों के साथ जो है लिस्ट में मेडल टैली में पहले स्थान पे आ गया। और आप सभी को पता होगा, पहले भी बता रखा हूं कि अगर आप जो ना राष्ट्रीय खेल के अंदर जो स्टेट पहला स्थान लाएगा उन्हें राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई स्टेट तो नहीं, लेकिन सेना की टीम ने पहला स्थान लाया और उन्हें जो है राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान करी गई, ठीक है। इसके अलावा दूसरे स्थान पे जो है राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र रहा था, लेटेस्ट वाला यानी 38वां वाले में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने नोट करके एक चीज लिखा है, राष्ट्रीय खेल के पदक लिस्ट में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य को राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि आईसीसी के द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, जिनके करंट होल्डर जसप्रीत बुमराह हैं, क्योंकि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को सिलेक्ट किया गया था। 2025 वाला दिसंबर माह तक पता चलेगा। इसके अलावा नोट करके एक और है, आईसीसी द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को रसेल हेहो फिलिंड ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, जिनके वर्तमान विजेता न्यूजीलैंड के अमेलिया केरजी हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑरेंज कैप तथा पर्पल कैप। ये आपके आईपीएल में क्रमशः सबसे अधिक रन बनाने वाला और सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ऑरेंज कैप 2025 के विजेता साई सुदर्शन है और पर्पल कैप 2025 के विजेता प्रसिद्ध कृष्णा है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जनवरी फरवरी 2025 के दौरान उत्तराखंड के विभिन्न 12 शहरों में कराए गए और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो है ये आपके बिहार के 5 शहर है ना और दिल्ली में कराए गए। तो ये बात भी याद रख लेना, पूछा जाता है। 38वीं ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली था, जो किनके नाम पे था? उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल के नाम पे था। इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। और 30वें राष्ट्रीय खेल में कुल जो है 35 खेलों को शामिल किया गया था। कितने को? 35 को, जिसमें 33 आपके प्रतियोगिता यानी मेडल वाला खेल था, है ना, जबकि 2 खेल आपके प्रदर्शन खेल थे, जिसमें कौन कौन से? कलारी पट्टू और राफ्टिंग। ये दोनों कैसा था? प्रदर्शन खेल था। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है प्रदर्शन खेल? भाई आपको दिखाया जाएगा, खिलाया भी जाएगा, लेकिन इसमें मेडल नहीं दिए जाते हैं। मेघालय जो है 2027 में 39वें ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन करवाएगा। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1924 लाहौर से हुआ था। फिर क्या हुआ कि 1940 में मुंबई में इसे राष्ट्रीय खेल नाम दे दिया गया।
फिर क्या होती है कि 1985 दिल्ली में इसे आधुनिक यानी ओलंपिक तर्ज पे शुरू करने का जो है स्टार्टअप किया गया था। तो यहाँ पे 3 ईस्वियाँ हैं राष्ट्रीय खेल को लेकर, जैसा पूछे एग्जामिनर वैसा जवाब दे देना है। एक क्वेश्चन आता है आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो 1948 में लखनऊ में कराए गए थे। बृहत्कथा कोश के लेखक कौन है, जो गुप्तकालीन साम्राज्य के दौरान एक प्रमुख कवि रहे थे। तो जो बृहत्कथा कोश के लेखक हैं ये कौन है, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, वही है कवि हरिसेन। ठीक है, कवि हरिसेन ने मुख्य रूप से प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल और विजयों का वर्णन करता है और जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा हरिसेन को धर्म परीक्षा, कर्पूर प्रकर, है ना, जगत सुंदरी, यशोधरा कांत, अष्टहनित कथा और बृहत कोश कथा जैसे लेखन कार्य भी किए थे। तो ये सभी के सभी किताब कवि हरिसेन से जुड़े हुए थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन इन्हीं के दरबारी कवि हुआ करते थे। लीलावती भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया गणित पर आधारित पुस्तक है। भवभूति ने मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरितम नामक जो है ग्रंथ लिखे हैं। यह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन, भवभूति, है ना। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के प्रमुख शासक कृष्णदेव राय तेलुगु में आमुक्तमाल्यान और संस्कृत में जाम्बती कल्याणम, सत्यवधू परिणय और रसमंजरी जैसे किताब जो है इन्होंने लिखे हैं। पांडुरंग महात्म्य यह तेलुगु भाषा का काव्य तेनाली रामन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय औद्योगिक नीति के इतिहास के संदर्भ में सही है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, प्रथम औद्योगिक नीति 1948 के तहत भारतीय उद्योग धंधा को 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पे रॉन्ग होता है क्योंकि ये 4 भागों में बांटा गया था। भारत के अधिकांश शुरुआती औद्योगिक नीति वर्षों में निजी कंपनियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रतिबंध हुआ करती थी। एकदम सही है। इस लाइन का मीनिंग जो कम पढ़ने वाला बच्चा है या फिर जो हवाबाजी करता है वो समझ ही नहीं पाया होगा। वैसे तो मेरा कंटेंट ही उनको समझ में नहीं आएगा जो हवाबाज है, और मैं हवाबाज को पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है ना। भले 100 बच्चे को ही पढ़ाऊंगा लेकिन सिर्फ पारखी को पढ़ाऊंगा और वो सब पास होंगे, सब पास होने वाले। ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कहता है कि भारत के अधिकांश शुरुआती औद्योगिक नीति, शुरुआती कहने का मतलब आज़ादी के बाद से है यहाँ पे। ठीक है। 1947 के बाद के जो औद्योगिक नीति है यानी 1948 में है, तो निजी कंपनियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रतिबंध हुआ करती थी। जी, प्रतिबंध बहुत ज़्यादा था, लाइसेंसिंग वगैरह की समस्या वगैरह, इन चीज़ों को निपटान किया गया 1991 में। 1991 में जो है इन्हें रिलीज कर दिया गया, थोड़ा सा फ्री छोड़ा गया, जिसमें आपने सुना होगा, है ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब शब्द वहाँ से आती है। जहाँ पे क्या किया गया, लाइसेंसी वगैरह जो था ना, वो बहुत सारी चीज़ों को तो समाप्त कर दिया कि लाइसेंस की जरूरतें नहीं है, यानी ढील दे दिया गया व्यापार बिजनेस में। तो ये दूसरा लाइन का मीनिंग ये कहता है कि शुरुआती समय में बहुत झोल झप्पर था, है ना, प्रतिबंध था। तो सही है भाई। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 के तहत भारतीय उद्योग धंधा को कुल 4 भागों में बांटा गया था। सही है। औद्योगिक नीति 1956 के तहत उद्योग धंधा को 3 सूचियों में रखा गया। पहले सूची ए में 17 मद को शामिल किया गया, सूची बी में 12 मद को शामिल किया गया, और जो सूची 3 बच गया, जो पहले और दूसरा में नहीं मिलेगा ना, वो सब के सब तीसरा में मिलेगा। तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1991 में औद्योगिक नीति के निजी कंपनियों पर प्रतिबंध कम कर दिया। भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की गई, यहाँ पे प्रतिबंध कम होती है। ठीक है। इसके तहत एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों शब्द को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, इस पे काम किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उस समय वित्त मंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब थे, है ना। तो ये तीनों क्या होता है, आइए यहाँ पे समझते हैं। उदारीकरण क्या होता है, निजी गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कमी को दर्शाता है। उदार होना, कोई भी आदमी लिबरल कब होता है, उदार कब होता है, बोलता बड़ा उदार दिल का आदमी है ना, कि भाई आज जो है साइकिल ले लूं, अरे पूछ क्या रहा हो, ले लो, मतलब बड़े उदार आदमी, मतलब छूट है, ढील है। तो उदारीकरण मतलब निजी गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम करना, सरकार एक आंख बंद कर लेता है, मतलब बहुत सारे चीज को भी मतलब कि भाई खुल के जियो, खुल के करो। तो इस प्रकार जो है चीजों को उदारीकरण कहा गया, उदार का भावना लाया गया यहाँ पे। जो यहाँ पे
निजीकरण है, इस चीज़ को आपने ऐसे ही समझ लेना है भाई। निजीकरण मतलब निजी हाथ में चला जाना। इसके अलावा जो आपका वैश्वीकरण है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है ना, यानी सीमा पार को सुगम बनाता है। सीमा पार अगर आपको व्यापार करना है, उसमें जो है ज़्यादा झोल झपरा जो भी रहता है उसको कम करना है ना। जो भी लिखा पढ़ी वाली चीज़ है उसको शॉर्ट करना है, जिससे जो है विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिले, है ना। तो ये सब जो है आपका केस में वैश्वीकरण में आ जाता है ना। एक चीज़ और आता है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, है ना। कौन सा होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। जब आप क्या कर लेते हो, अपने आप को मुद्रा की वैल्यू को घटा देते हो, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रंजना गौहर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? रंजना गौहर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, तो यहाँ पे रंजना गौहर का संबंध ओडिसी से हो जाएगा। भारत में 4 शास्त्रीय नृत्य जो देवदासी परंपरा से निर्मित है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिसी। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि साउथ इंडिया की 3 नृत्य है 4 में से। चूंकि साउथ इंडिया में 4 शास्त्रीय नृत्य है, एगो कौन छूट गया भाई? कुचिपुड़ी आ गया, मोहिनीअट्टम आ गया, भरतनाट्यम आ गया, और एक क्या कथकली छूट गया, तो इसमें कथकली नहीं है ना। 3 आ गए। और जो आपका यहाँ पे तटीय राज्य में ओडिसी भी आ जाते हैं। ये टोटल 8 में से 4 देवदासी से है और 4 देवदासी परंपरा से नहीं है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार में आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। निरंजन राउत है, अपूर्वा गायत्री पांडा है, स्नेह परवा सामंत राय है, गुरु गंगाधर प्रधान है, सोनल मानसिंह है, मीनाती मिश्रा है, कुमकुम मोहंती है, गुरु केलुचरण महापात्र है, सुजाता महापात्रा, सुरेंद्र नाथ जैना, माधवी मुदगल, गुरु मायाधर राउत। इसके अलावा इलियाना सिस्टारिस्टी, संयुक्ता पनीगिरी, किरण सहगल, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, ये सभी के सभी जो हैं आपके ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में देखते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और भामा कल्पम नाटिका जो है कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हुई रहेगी। और इनके प्रमुख कलाकारों में जो रेड्डी सरनेम है उसको याद रख लेना है एक बार। तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गद्दाम, पद्मजा रेड्डी, तो ये चारों काट दीजिए क्योंकि रेड्डी सरनेम से याद रख लेंगे। इसके अलावा भगवतुला सेतुराम, एम उषा गायत्री, ठीक है, मंजू भार्गवी, शोभा नायडू, अपर्णा सतीशन, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जो है और भी नृत्य कर लेती है लेकिन ये कुचिपुड़ी भी कर लेती है। हलीम खान, वेदांतम सत्यनारायण, गुरु वेम्पति सत्यम, मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये सभी के सभी जो हैं आपके कर लेते हैं क्या, जो है कुचिपुड़ी कर लेते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इसे सादिरा अट्टम भी कहा जाता है, एकाहार या अग्नि नृत्य भी कहा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित होते हैं। सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे ओल्ड मानी जाती है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में आएंगे मंजू रामास्वामी, उर्मिला सत्यनारायण, ठीक है, उर्मिला सत्यनारायण, मंडक्रांता राय, जयलक्ष्मी ईश्वर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, राम गोपाल, कमला नारायण, आर मुथु कनमल, नर्तकी नटराज, ये जो है क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर है, नर्तकी नटराज, जिन्होंने पद्मश्री भी पाया था भरतनाट्यम के लिए, सही है। इसके अलावा अमरबल बिल्ली, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, टी वाला सरस्वती, ETC, ये सभी के सभी भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। वर्ष 11-12 भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की प्रतिशत कितनी थी? 62.8% जो है प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए महिला थी रोजगार में 11-12 के दरमियान। प्राथमिक सेक्टर मतलब कृषि से संबंधित गतिविधियां। 2011 जनगणना में कुल जनसंख्या का कुल कार्यरत जनसंख्या 39.79% ही था। अब इससे आप पता कर सकते हैं कि 100 आदमी में मात्र 40 आदमी कमा रहे हैं। 2011 में सभी भारतीय स्तरों पर कार्यबल भागीदारी दल महिलाओं के लिए 25.51% और पुरुषों के लिए 53.26% रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कृषि श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 55% थी, इन्हें ध्यान रखेंगे। 2011 जनगणना में महिला साक्षरता 65-46 और पुरुष साक्षरता 82-14 और ओवरऑल साक्षरता 74.04% रहा था। तो
तो ये भाई कोई लिटरेसी का। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से खेल व्यापार के शासी निकाय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की स्थापना 1904 पेरिस में हुई थी। सही है। फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिख में, पेरिस में। ठीक है भाई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत 1995 में बना था। तो 1995 में बना था भाई भारत। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका राइट हो जा रहा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका राइट हो जा रहा है। देखिए, फीफा की स्थापना 1904 पेरिस फ्रांस में हुई थी, लेकिन मुख्यालय पेरिस फ्रांस में न होते हुए ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखना। फीफा का पूर्ण रूप फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है ना। इसकी स्थापना 21 में 1904 को किया गया था पेरिस फ्रांस में। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। यह फुटबॉल या सॉकर का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जो फुटबॉल के विकास और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जिम्मेवार है। फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुआ था। प्रथम विजेता उरुग्वे रहा था और प्रथम मेजबान देश भी उरुग्वे ही रहा था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 पुरुष अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा कराए जाएंगे। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 ब्राजील में होगी। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। इसने गैट को रिप्लेस किया था, गैट का स्थान लिया था, है ना। इसकी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और भारत इसके शुरुआती यानी संस्थापक देशों में शामिल है ना। तो ये थे भैया आज के अंतिम प्रश्न, अंतिम आंसर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। काम की बात सिखाऊंगा, है ना, और नौकरी के बाद जरूर हमें याद कीजिएगा, जैसे सैकड़ों बच्चे करते हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, आपका भी रास्ता बहुत सरल बना दूंगा, प्रॉमिस। आप मुझे 100 दिन जो है नियमित हमारे कंटेंट के साथ बिताएं, आप GK GS में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। हमारा कोई सा भी कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग ले सकते हैं।